प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आप सभी को यह तो पता है ज़रूर कि समय जो होता है वह बिल्कुल ही वापस नहीं लौटता है। बेशक हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें समय का सदुपयोग करना है। यह बात मैं बार बार कहती हूँ। स्कूल नहीं आने की परिस्थितियाँ हो गई हैं, आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है, इसलिए आपको घर से ही पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सहयोग आपको भी करना होगा तो आपका जो पढ़ाई का काम है बड़ी अच्छी तरह से चलेगा। बच्चों, हमने कई बार कई कक्षाओं में जूम मीटिंग लेने की कोशिश की या गूगल मीट पे मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन 20% भी अटेंडेंस जब नहीं होती है तो उस कक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस कारण मेरी कोशिश रही है कि आपके सामने पाठ के सभी अंश पहुंच जाएं, अर्थ के साथ पहुंच जाएं, भाव के साथ पहुंच जाएं, प्रश्नों के साथ पहुंच जाएं, ताकि आप तैयारी करते रहें। हमें उम्मीद तो है कि आप उन कामों को समय पर करते होंगे, लेकिन ख़ास करके आप लोगों का जो रिस्पॉन्स इतना कम आता है या टेस्ट को की भी अनिवार्यता आपको समझ में नहीं आती है, तो वहाँ थोड़ी समस्या हो जाती है। बच्चों, बेशक हम स्कूल आने की स्थिति में नहीं हैं, बेशक बीमारी अभी नहीं गई है, इसके बावजूद आपका समय बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही कीमती है और परीक्षाओं की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका उपयोग करें और जो भी आपके पास सामग्री जाती है उसके बारे में अपनी सम्मति भी दें कि हाँ, हमने यह काम कर लिया है, लिखित भी कर लिया है, पढ़ भी रहे हैं, आगे परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों, अभी पिछले पाठ में मैंने आपके पास संधि भेजा था। अब संधि क्या होती है यह आपके लिए इतना नया विषय नहीं है। संधि आप हिंदी में भी करते आ रहे हैं और संस्कृत में भी करते आ रहे हैं। 8वीं कक्षा से आपने संधि के भेदों के साथ, उदाहरणों के साथ उसको समझना शुरू किया होगा। तो वही संधि है, बस क्या होता है, जैसे जैसे क्लास बदलती जाती है वैसे वैसे आपके उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक से दिए जाते हैं। बस अंतर इतना ही होता है। तो आज मैं थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेती हूँ कि संधि क्या है। संधि क्या होती है आपने हिंदी में भी तो पढ़ा ही है, संस्कृत में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है वही होती है संधि। अब वर्णों के में होने वाले विकार क्या होते हैं? दो शब्दों को जब हम साथ साथ बोलते हैं तो उन साथ साथ बोलने से उस समय जो शब्दों में परिवर्तन होता है वह होती है संधि। अब इसका मतलब ये नहीं है कि संधि पूरे शब्दों में होगी। संधि में विकार यानी परिवर्तन कहाँ होता है? पहले शब्द के आखिरी अक्षर में और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में। तो बच्चों, संधि की परिभाषा बिल्कुल गांठ बांध लें। दो या दो से अधिक शब्दों को जब जल्दी जल्दी बोला जाता है तो उसमें जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है वह होती है संधि। ठीक है, स्पष्ट है? दो शब्दों को हम बार साथ साथ बोलेंगे और तब जो परिवर्तन होगा वह होती है संधि। अब एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। रमा और ईश दोनों को आप साथ साथ पढ़िए। रमाईश, रमाईश, रमेश। रमा और ईश क्या हो जाएगा? रमेश। लेकिन आप रमा को 5 मिनट पहले बोलेंगे और ईश को 5 मिनट के बाद बोलेंगे तो रमेश नहीं बनेगा। आप जल्दी बोलिए, रमाईश, 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 रमेश। तो आ, रमा का जो माँ का जो आ है और ईश यानी ई का ई जो है वह उन दोनों में परिवर्तन होता है। रमा का आखिरी शब्द क्या है? माँ हलंत और आ होता है माँ, तो आखिरी शब्द क्या हुआ? आ। और ईश में पहला शब्द क्या है? ई। आ और ई दोनों मिलकर के क्या होता है? ए होता है। स्पष्ट है? संधि क्या हो गई? स्पष्ट हो गया कि दो या दो से अधिक शब्दों को साथ साथ बोलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह होती है संधि। ठीक है, अब संधि के कितने भेद होते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं इसको जान लेते हैं।
जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। अब मेल जब मैं कह रही हूँ तो मेल का मतलब है कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। अब जैसे हिम और आलय, आपको माँ देख करके लग रहा होगा कि माँ तो स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन है। लेकिन माँ का जब आप वर्ण विन्यास करेंगे तो माँ हलंत और अ होता है माँ। तो हिम में क्या है आखिरी शब्द अ, और आलय में पहला शब्द क्या है आ। और आ मिल करके क्या हो गया, आ हो गया। तो क्या हो गया, हिम और आलय हो गया हिमालय। इसी तरह विद्या और आलय हो गया विद्यालय। इसी तरह हो गया नदी और ईशा क्या हो गया, नदीशा। तो इस तरह से यह स्वर संधि है। स्वर संधि के कई भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, पुरु रूप संधि, पर रूप संधि, इस तरह से कई भेद होते हैं। उन भेदों पर हम एक एक करके बढ़ेंगे। तो स्वर संधि में आपने क्या गौर किया कि स्वर का स्वर से जब मेल होगा और उनमें जब विकार उत्पन्न होगा तो वह होगी स्वर संधि। अब व्यंजन संधि किसको कहते हैं, जब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। यहाँ हमें ध्यान रख लेना है कि अगर एक भी तरफ, अब एक भी तरफ का जब मैं एक भी तरफ की जब मैं बात करती हूँ तो मेरा मतलब होता है पहले शब्द के आखिरी अक्षर की तरफ और दूसरे शब्द के पहले अक्षर की तरफ जहाँ विकार उत्पन्न होता है। अगर दोनों में से कहीं भी एक भी व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। स्पष्ट हो गया। इसके भी कई उदाहरण है। अब जैसे एक ही उदाहरण मैं दे देती हूँ आपको, जगत जमा ईश जगदीश। तो यहाँ पर जगत ता हलंत है, वहाँ कोई स्वर नहीं है, जब भी हलंत है तभी स्वर नहीं है। तो चूंकि बाद में ईश यानी स्वर, तो ई मतलब स्वर था, लेकिन इसके बावजूद यह क्या है, व्यंजन संधि है। अब तरु और छाया, तरु में आखिरी शब्द क्या है, ऊ है, स्वर है। लेकिन छाया में पहला शब्द क्या है, छा हलंत यानी व्यंजन। तो यहाँ पर क्या संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तरु जमा छाया हो जाता है तरु छाया। तो एक भी तरफ अगर एक भी व्यंजन हो तो वह संधि हो गई व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि किसको कहते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। जब देखिए, विसर्ग तो पहला हो ही नहीं सकता, बाद वाला पद हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी शब्द का आरंभ विसर्ग से नहीं होता है, तो वह पहले शब्द में ही विसर्ग होगा। तो जब विसर्ग के साथ स्वर का या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल होगा तो विसर्ग संधि होगी। तब आपने अभी तक संधि में क्या समझा, जो आप जानते ही हैं पहले से, दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार है वह संधि है। विकार कहाँ होता है, पहले शब्द के आखिरी अक्षर में और बाद वाले शब्द के पहले अक्षर में। संधि के कितने भेद हैं, मूलतः 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कहाँ होती है, जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि होती है। व्यंजन के साथ स्वर का या स्वर के साथ व्यंजन का या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि होगी। स्वर या व्यंजन के साथ जब विसर्ग का मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। अब ये संधि के भेद हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको समस्या होती होगी। अब आते हैं कि अब इनके भेद कौन कौन से। अब एक चीज़ आपको स्पष्ट समझ लेना है, अभी मैंने आपके पास भेजा है, संधि का पूरा चैप्टर लिखा हुआ भेजा है। इसको समझने के बाद आप टेबल में देखिएगा कि किस किस चीज़ शब्द में कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। उसको जब आप देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। बच्चों, जब आपके सामने शिक्षक नहीं होता है पूरे समय तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना होता है, आपको थोड़ा सा जागरूक होना होता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। इसके बावजूद अब आज मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि आप उसको ध्यान से पढ़ें, उसके भेद को पढ़ें और किस शब्द में क्या परिवर्तन होता है इसको गौर करें और उसको समझने के बाद नीचे के उदाहरणों को देखें। क्या जो नियम ऊपर में बताया गया है वह नियम फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब बात आती है परीक्षा की, तो वहाँ पर जो उदाहरण है ज़रूरी नहीं है कि वो परीक्षा में आए ही।
आपने जो भी पाठ पढ़े हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ी है आपने, भास्वती पढ़ी है, तो भास्वती के पाठों में जो भी ग्रामर आया है, जो भी व्याकरण आया है, जो भी चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे प्रत्यय हो, कुछ भी आया हो, तो वहीं से उदाहरण लिए जाते हैं। तो हमने तो उसे पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन आंसर भी किए हैं, प्रश्न और उत्तर भी किए हैं, उसमें जो व्याकरण अंश आए हैं उसको भी पढ़े हैं, विमर्श में हमने एक एक शब्द लिया है। तो आपको उदाहरण वहीं से लेने हैं, यानी परीक्षा की दृष्टि से आपके पास जो कागज भेजे गए हैं उसको आप पढ़ करके संधि की अवधारणा, जो कंसेप्ट है, वो अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए। और वो स्पष्ट तभी होंगे जब आप नीचे के उदाहरणों को पढ़ेंगे। अब बाकी आपसे परीक्षा में ना संधि का भेद पूछा जाएगा, ना उपभेद पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा रमा जमा ईशः क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए रमेशा होता है। आपको यह पूछा जाएगा वार्षिक जमा उत्सव क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वार्षिकोत्सव होता है। आपको यह नहीं पूछा जाएगा कि विद्या और आलय में कौन सी संधि है, देव और आलय में कौन सी संधि है, या सत और चित और आनंद में कौन सी संधि है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा सत और चित क्या होता है, सच्चित होता है, सच्चित और आनंद क्या हो जाएगा, सच्चित आनंद हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाठ में जो भी व्याकरण के अंश आए हैं वह आपको ध्यान में रखना है। आपके कोर्स में क्या है, व्याकरण में संधि है, समास है, प्रत्यय है, वाच्य परिवर्तन है और कारक है। तो ये बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस आपको पाठ के हिस्सों को ध्यान रखना है और पढ़ना है। तो घबराइए नहीं, लेकिन जो भी आपके पास काम भेजा जा रहा है उसे पढ़िए, समझिए, दिक्कत हो तो पूछिए। और काम अगर आप समय पे करेंगे तो आपके पास कोई पेंडिंग काम नहीं रहेगा, तो आपकी घबराहट वैसे ही कम हो जाएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि उसको आप एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। बाकी परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे तो उसके लिए आपके पाठ के अंत में जो व्याकरण अंश दिए गए हैं वही काफ़ी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है पूरे बच्चे रिस्पॉन्स देंगे और अपनी अगर कोई समस्या है तो वो भी पूछेंगे। ठीक है, हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम आपके संदेशों के जरिए उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।